जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यार अपन ने कहा था कि अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन को 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अपन ने पढ़ लिया है, दूसरा था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जैसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होगा मेरी 2 रिएक्शन खत्म हो जाएंगी, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा 50% बिल्कुल हो जाएगा क्लियर कि भाई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अपन से बनेगा नहीं। अब बढ़ते हैं आगे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है यार वो देखते हैं। यहां पर देखो कि यहां पर मेरे पास क्या लगा हुआ है, एक R से लिविंग ग्रुप अटैच है। Lg का मतलब लाइफ गुड नहीं यार, ठीक है, ऐसा बोलोगे बाबा जी लाइफ गुड नहीं भाई, क्या होता है लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप अटैच है R से और एक न्यूक्लियोफाइल उसका अटैक करवा रहे हैं। होता क्या है, जितनी भी NSR हैं उसमें होने वाला ये है कि ये जो लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप थोड़ा सा लालची होता है। लालची होता है मतलब जब ये निकलता है ना तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके निकलता ही है, साथ में जिससे अटैच होता है उसका इलेक्ट्रॉन भी लेके निकलता है। जैसे देखो कि ये जो लिविंग ग्रुप है इस R से कनेक्टेड है, मतलब ये जो बॉन्ड होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप का होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, R का होगा। जब ये लिविंग ग्रुप लीव करता है ना तो अपना इलेक्ट्रॉन प्लस इस R का इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। अब जैसे ही ये R का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा उस पर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी तो ये न्यूक्लियोफाइल उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा और बनाएगा RNU प्लस ये लिविंग ग्रुप Lg नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो इसे क्या बोला अपन ने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो NSR होती है ना हमारे पास वो 3 टाइप की आती है यार। पहली आती है SN1, दूसरी आती है SN2 और तीसरी आती है ARSN, एरोमेटिक NSR जिसे अपन बोलते हैं। आप बोलोगे एरोमेटिक कंपाउंड भी भाभी जी NSR देते हैं? हाँ देते हैं भाई। आप बोलोगे वो तो स्टेबल होते हैं, फिर भी देते हैं भाई। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे, एनर्जी ज़्यादा कर देंगे ना तो सब रिएक्शन देने वाले हैं, ये ध्यान रखें, क्योंकि अपन डोमिनेंट हैं यार। क्योंकि अपन जैसे ही एनर्जी को बढ़ाएंगे तो सभी कंपाउंड क्या करेंगे भाई, रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखो NSR 3 टाइप की, SN1, SN2 और ARSN, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी NSR होने वाली है, ठीक है, चाहे वो SN1 हो, SN2 हो या ARSN हो, वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है उसकी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NSR डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर कौन लगाएगा, ये R ग्रुप। अगर R ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, थोड़ा सा सोचो, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और अगर ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगाएगा तो ये पास में नहीं आएगा भाई, मतलब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप कितना अच्छा है और कितना बेकार है, इस पर भी हमारी रिएक्शन डिपेंड करने वाली है, अपनी रिएक्टिविटी डिपेंड करने वाली है, क्योंकि ये लीव करेगा तभी हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी, कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी देने की टेंडेंसी कितनी है, कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बेकार न्यूक्लियोफाइल है, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो जो हमारी रिएक्टिविटी आने वाली है NSR की वो 3 फैक्टर पर, पहला स्टेरिक हिंड्रेंस जो अल्काइल वाला पार्ट लगाता है, R ग्रुप लगाता है, दूसरा लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप की ये जो लिविंग ग्रुप है वो कितना अच्छा है और कितना बेकार है भाई, और तीसरा ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है भाई इसकी देने की टेंडेंसी कितनी है, उस पर हमारी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है NSR की। एक बात ध्यान रखना है कि जो लिविंग टेंडेंसी है, लिविंग टेंडेंसी की अगर बात करें तो जब ये लीव करके निकलेगा तो Lg नेगेटिव बना रहा है, अगर
अगर ये नेगेटिव चार्ज इस पर स्टेबल हो गया तो इसकी लीविंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जो लीविंग टेंडेंसी है ग्रुप की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ माइनस, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कि जो लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ माइनस के। ठीक है, जो लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ माइनस के। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतनी लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप होने वाली है भाई। ठीक है, अब यहां पर थर्ड जो फैक्टर आ रहा है वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझना भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। यहां पर हम किस में कंफ्यूज होते हैं, ये हम कंफ्यूज होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ में और न्यूक्लियोफिलिसिटी में। एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस आता है बेसिक स्ट्रेंथ में एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी में। बेसिक स्ट्रेंथ में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो H प्लस को अप्रोच करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, और वहीं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल है वो किसको अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। जैसे समझते हैं यहां पर देखो ये B नेगेटिव है, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर ये H पॉजिटिव को वो करेगा, अप्रोच करता है, यहां पर देखो ये एसिड है, ये H पॉजिटिव होगा, इसको अगर ये अप्रोच करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, ये BH बनाएगा और A नेगेटिव निकल जाएगा। तो यहां पर ये जो फेनोमेना हो रहा है ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है कि ये इस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ में नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को अप्रोच कर रहा है। वहीं अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पर बात करता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पर क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अप्रोच करेगा। देखो यहां पर CX बॉन्ड है, हैलोजन कनेक्टेड है, X का मतलब क्या, हैलोजन, और हैलोजन की आप जानते हो ना यार कि EN बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा हैलोजन वालों की होती है। अगर हैलोजन की कनेक्टेड है तो यहां पर क्या चार्ज आएगा, ये अपने ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण। तो यहां पर क्या जाएगा, डेल नेगेटिव, और यहां पर क्या जाएगा, डेल पॉजिटिव। अगर ये B नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अप्रोच करता है तो ये बीटा C बॉन्ड बनाएगा और यहां पर ये X नेगेटिव निकल जाएगा। तो यहां पर देखने वाली बात ये आई है यार कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था उसने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अप्रोच करा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अप्रोच करा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है। अगर नेगेटिव चार्ज H प्लस को अप्रोच करता है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, और अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अप्रोच करता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। बहुत बेसिक सा डिफरेंस आता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर अपन ने तीनों फैक्टर देख लिए हैं। अब इन पर बेस क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। क्वेश्चन को जिस तरह से बनता है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग फॉर लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप, की लिविंग टेंडेंसी किसकी अच्छी है किसकी बेकार है, उसके ऑर्डर में हमें ग्रुप्स को अरेंज करना है। देखते हैं भाई किस तरह से अरेंज करेंगे। यहां पर देखते हैं पहला हमें गिवन है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखूंगा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, दिमाग में ये चलना चाहिए कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये तो एक ग्रुप के मेंबर हैं, और ग्रुप में तो कंट्रोलिंग फैक्टर हमारा साइज होता है। ज्यादा साइज वाले पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब यहां से यहां जब मैं मूव करूंगा, F नेगेटिव से I नेगेटिव तब मूव करूंगा तो क्या हो रहा होगा, मेरा साइज बढ़ रहा होगा, और साइज बढ़ रहा है तो जो स्टेबिलिटी है माइनस की वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। स्टेबिलिटी ऑफ माइनस बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी ऑफ माइनस बढ़ रही है तो लिविंग टेंडेंसी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। फ्लोरीन से अच्छा Cl हमारा लिविंग ग्रुप होगा, Cl से अच्छा Br और Br से अच्छा I। मतलब हैलोजन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन, I हम बोलेंगे, और सबसे बेकार कौन, फ्लोरीन, क्योंकि निकलने के बाद स्टेबल कम हो रहा है भाई। ठीक है, हैलोजन में बात कर रहा हूं मैं, पीरियड में बात नहीं कर रहा हूं। पीरियड में तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, देखेंगे, बात करेंगे उसकी। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है हमें अरेंज करना है लिविंग टेंडेंसी पर। OH नेगेटिव है, RO नेगेटिव है,
PHO नेगेटिव है एंड CH3CO नेगेटिव है। यहां पर अगर बात करें ओपन नेगेटिव आ रहा है, ओपन नेगेटिव आ रहा है, ओपन नेगेटिव आ रहा है, ओपन नेगेटिव आ रहा है। अब यहां पर अगर बात करूंगा तो यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज आया CH3CO नेगेटिव जो बना है, यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये तो भाई रेजोनेंस में चला जाएगा और रेजोनेंस में चला जाएगा तो स्टेबल बनेगा। जब मैं इस फेनॉक्साइड की बात करता हूं तो फेनॉक्साइड में भी रेजोनेंस होने वाला है, ठीक है। और यहां पर RO जो नेगेटिव है, जो R होता है उसका कौन सा इफेक्ट लगता है भाई, I इफेक्ट लगता है, तो यहां पर तो इसका प्लस I इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और यहां पर H का कौन सा इफेक्ट लग रहा है भाई, 0 इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। अब एक बात का अपन को कंफ्यूजन होता है कि बाबा जी इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो बताओ। यहां पर अगर थोड़ा सा देखते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, फिर दोबारा ऑक्सीजन पर आ जाएगा, बी भी ऑक्सीजन पर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो दोबारा ऑक्सीजन पे आएगा, मतलब दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये फॉर्म करने वाला है। लिख लेता हूं भाई, ये 2 इक्वल RS ये बनाने वाला है। और फेनॉक्साइड आयन तो आप जानते हो ना, अपन ने GOC1 में भी देखा था कि जो फेनॉक्साइड आयन होता है वो 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, क्योंकि अभी वो नेगेटिव पर चार्ज है, जब वो रेजोनेंस में जाएगा डीलोकलाइज होगा तो कार्बन पर नेगेटिव आने वाला है। ये क्या बनाने वाला है 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने वाला है। अब स्टेबिलिटी कंपेयर करना बहुत आसान, क्योंकि GOC1 तो पढ़ लिया है और GOC1 में तो कितने क्वेश्चन करे हैं यार अपन ने स्टेबिलिटी के, मतलब ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जो अपन से बनता नहीं है। अब यहां पर देखो कि यहां पर अब मुझे अरेंज करना है, तो इन दोनों में तो सबसे ज्यादा ये वाला, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप ये होगा, देन ये होने वाला है। अब पहले नंबर पर ये मान लेता हूं, दूसरे नंबर पर ये, अब तीसरे नंबर पर ये और फोर्थ नंबर पर, क्योंकि ये तो स्टेबिलिटी को I इफेक्ट डिक्रीज करेगा ना, मतलब प्लस की स्टेबिलिटी तो प्लस बढ़ाते हैं, यहां तो नेगेटिव है, ये प्लस वाला इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा भाई, और इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज ज्यादा होगा, और चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या कम भाई। तो इस तरह से अपन लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप को कंपेयर कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर जो फ्रेम होता है वो है अरेंज द फॉलोइंग फॉर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ मतलब कौन कितना अच्छा डोनर है भाई, कौन कितना अच्छा दानवीर है, कौन कितना अच्छा डोनेट करता है, उस टेंडेंसी पर हमें अरेंज करना है। तो देखो भाई यहां पर मेरे पास है CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव। यहां पर जब मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे यह दिख रहा है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, मतलब एक पीरियड में है और पीरियड वालों पर चार्ज आ रहा है, पहले कार्बन पर आ रहा है, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। अगर पीरियड वालों पर चार्ज आ रहा है और पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होती है, EN होती है। पहले बाबा जी बचा चुके हैं भाई, क्योंकि पीरियड में क्या होता है, पीरियड में EN बहुत रफ्तार में बढ़ती है एज कंपेयर टू साइज में जितना चेंज आता है उससे ज्यादा चेंज EN में आता है, तो कंट्रोलिंग फैक्टर EN। तो पीरियड में मूव कर रहा हूं मैं, जब मैं पीरियड में मूव करूंगा तो EN कंट्रोलिंग फैक्टर है, तो यहां पर EN कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और ज्यादा EN वाले पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी ना। EN कंट्रोलिंग फैक्टर है, EN बढ़ रही है, तो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ माइनस क्या हो रही होगी, स्टेबिलिटी ऑफ माइनस बढ़ रही है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ माइनस बढ़ रही है मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अगर ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो डोनेट क्यों करेगा भाई, जो स्टेबल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्यों डोनेट करेगा, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ क्यों जाएगा। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा CH3 नेगेटिव, देन NH2 नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, देन F नेगेटिव। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। बस अपन ने कॉन्सेप्ट लगाया, जो अपन ने अभी तक पढ़ा है ना वो सिर्फ लगा रहे हैं, उससे अपन सब चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, क्योंकि अपन ने चीजों को बहुत सिक्वेंसली पढ़ा है यार, बहुत सिक्वेंस से पढ़ा है, एक एक चीज को बहुत खोल खोल कर पढ़ा है, सब चीजें एकदम क्लियर, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस।
तो भाई बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है यार। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहला हमारे पास कुछ इस तरह से है, CH3Br प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, CH3Nu प्लस Br नेगेटिव निकल रहा है। इन द गिवन रिएक्शन व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन न्यूक्लियोफाइल आर OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, PHO नेगेटिव और CH3CO नेगेटिव, कि इस रिएक्शन की रेट क्या होगी जब न्यूक्लियोफाइल ये होंगे। तो अब यहां पर देखो कि हमारी जो रिएक्टिविटी होती है NSR की वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहां पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो तो फिक्स हो गया, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कौन लगाएगा, CH3 लगाएगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस तो फिक्स हो गया, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस पर हमारी जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा लीविंग ग्रुप की अगर बात करें तो यहां पर साफ दिख रहा है कि इन चारों में अगर न्यूक्लियोफाइल ये होता है तो लिविंग ग्रुप भी फिक्स है कि Br ही लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तो लिविंग ग्रुप भी फिक्स हो गया। मतलब हमारे 2 फैक्टर फिक्स हो गए। कौन कौन से फैक्टर? पहला स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा लिविंग ग्रुप। अब जो रिएक्टिविटी है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करने वाली है, वो डिपेंड करने वाली है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पर कि कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो जो रेट आने वाली है, जो रिएक्टिविटी आने वाली है वो क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। और अगर न्यूक्लियोफाइल वीक हुआ, मतलब कम डोनेट करने वाला हुआ, कंजूस हुआ, तो क्या होने वाला है, जो रेट है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो इन चारों में मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होता है जो डोनेट ज्यादा करता है। अगर वो स्टेबल होगा तो डोनेट कम करेगा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ माइनस की। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अपन ने देखा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये, देन ये और सबसे बाद में ये सबसे अनस्टेबल है इन चारों में से। अगर अनस्टेबल है तो अच्छा डोनेट करेगा, और डोनेट अच्छा करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर ये चला जाएगा। और अपन यहां पर हमारे लिए एक ऐसा लिख लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है, अपन ऐसा लिख लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ माइनस के। स्टेबिलिटी ऑफ माइनस जितनी कम होगी उतना न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है। मतलब अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट कहां पर ज्यादा होगा, कौन, जब न्यूक्लियोफाइल होगा। सबसे ज्यादा रेट इस वाले न्यूक्लियोफाइल के केस में आएगी, देन दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर ये। रेट का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, रेट का ऑर्डर कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह से अपन को क्वेश्चन को पहचानना है यार। अपन ने क्वेश्चन को पहचान लिया ना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना। ठीक है, अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है RC डबल बॉन्ड O और C से Z कनेक्टेड है, OH नेगेटिव यहां पर रिएक्ट कर रहा है, और यहां पर होने वो क्या वाला है कि ये Z निकल रहा है और OH उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो साफ साफ दिख रही है। ठीक है, अब मुझसे पूछा है व्हाट इज Z फॉर फास्टेस्ट रिएक्शन, कि Z क्या होना चाहिए, और Z यहां पर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पर है कि लिविंग ग्रुप है भाई। अगर Z अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो इसकी रेट ज्यादा जाएगी, और अगर Z बेकार लिविंग ग्रुप हुआ तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब Z पर इसकी Z क्या होना चाहिए फास्टेस्ट रिएक्शन के लिए, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप पूछ रहा है कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा भाई इन चारों में से। तो पहला है Cl, दूसरा है OC डबल बॉन्ड OCH3, OC2H5 एंड फोर्थ इज NH2। अब यहां पर थोड़ी सी बात समझना है कि ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा समझना, यहां पर देखना, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां क्लोरीन। ठीक है, अब यहां पर इन तीनों में अगर बात करते हैं, अगर यहां पर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन होता तो यहां पर इन तीनों में सबसे अच्छा कौन होता, क्योंकि पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर कौन होता है हमारा, EN होता है। ज्यादा EN वाले पर नेगेटिव चार्ज, ज्यादा स्टेबल, मतलब नाइट्रोजन सबसे पीछे, देन ऑक्सीजन वाला, देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन से भी अच्छा कौन, क्योंकि ये साइज में आ गए, फ्लोरीन से भी अच्छा कौन, क्लोरीन, क्योंकि इन दोनों में साइज फैक्टर काम कर रहा है। इन देखो यहां पर ये जो फैक्टर है ये EN फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर EN होता है, ज्यादा EN वाले पर नेगेटिव चार्ज, ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन तीनों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के केस में तो फ्लोरीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता, और फ्लोरीन और क्लोरीन में भी कंपेयर करता हूं तो क्लोरीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि इन दोनों में
कंट्रोलिंग फैक्टर साइज चल रहा है कि ज्यादा साइज वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो आंसर क्या चला जाएगा? Cl। समझ रहे हो? अब मैं इनका ऑर्डर लिखूं कि लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होगा कौन बेकार होगा, तो सबसे पहले तो Cl आ जाएगा भाई। देन दूसरे नंबर पर अगर बात करूं तो ऑक्सीजन वाला आने वाला है, और ऑक्सीजन में भी कौन, क्योंकि जब ये निकलेगा तो ये नेगेटिव बनाने वाला है, अगर ये नेगेटिव बनाने वाला है तो रेजोनेंस जाने वाला है, तो दूसरे नंबर पर दूसरा वाला जाएगा, देन तीसरा, और देन लास्ट में कौन आ जाएगा? हमारा नाइट्रोजन वाला। तो इस तरह का ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन ना AIPMT में आ चुके हैं, ये ध्यान रखना, ये पहले AIPMT में आ चुके हैं, ये ध्यान रखो नीट वालों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो? इतना सा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और अब तो बाबा जी पढ़ा रहे हैं, और बाबा जी पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व होना है भाई, तय है वो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, ये कहां पर आया हुआ भाई? एम्स में आया हुआ है। एम्स पहले हुआ करेगा बेटा, पहले हुआ करता था, ठीक है, इस बार से नहीं होगा, इस बार नीट के थ्रू ही होने वाला है, आप सब जानते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो, अरेंज द फॉलोइंग फॉर रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है। हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पर 4 कंपाउंड गिवन है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का टेक करवाने वाले हैं, मतलब वाटर सब्स्टिट्यूट होने वाला है, वाटर का न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होने वाला है। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल फिक्स हो गया कि न्यूक्लियोफाइल कौन होने वाला है भाई? हमारा OH नेगेटिव होने वाला है। और यहाँ पर लिविंग ग्रुप भी फिक्स हो गया कि यहाँ पर ये Cl निकलेगा, उसकी जगह हमारा OH नेगेटिव अटैक करेगा। तो लिविंग ग्रुप भी क्या हो गया? हमारा फिक्स हो गया। लिविंग ग्रुप फिक्स हो गया, कौन हो गया भाई? हमारा Cl। यहां पर ये भी फिक्स हो गया हमारा। ठीक है, अब जो रिएक्टिविटी डिपेंड करने वाली है वो सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करने वाली है, क्योंकि अपन ने पहले ही कहा है ना कि जो NSR की रिएक्टिविटी वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। लिविंग टेंडेंसी ऑफ ग्रुप फिक्स है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ फिक्स है, अब सिर्फ कौन बचा? स्टेरिक हिंड्रेंस, कि जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अब यहां पर देखो, ये वाला पार्ट तो सब कॉमन है। अब यहां पर ये Cl कौन सा इफेक्ट लगाएगा? -I, CH3 कौन सा लगाएगा? +H, और यहां पर OCH3 +M, और ये -M। अगर यहां पर +M वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो रिपल्शन को बढ़ा रहे हैं यार, स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ा रहे हैं, तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है -M इफेक्ट के। ठीक है, -M इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, माइनस इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, उतना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने वाला है। तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इस वाले में, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा 4th वाले की, देन हमारा फर्स्ट, देन हमारा सेकंड, और देन थर्ड। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव अगर पूछता तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा चला जाता? 4th चला जाता। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बस हमें फैक्टर्स को देखना है कि फैक्टर कौन कौन से हैं, और फैक्टर्स समझ आ गए तो क्वेश्चन में बस दम ही नहीं बची, क्वेश्चन तो अब यूं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने NSR पर थोड़ी बात करी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन SN1 मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि NSR का मैकेनिज्म किस तरह का होता है, उसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।